तो कभी सोचा है कि साहित्य का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? मतलब इतनी सारी किताबें, इतने सारे लेखक, इनकी कहानी कैसे बनती है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान और विजुअल तरीके से समझते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जरा सोचिए, हजारों कवियों और लेखकों के काम को एक अकेली कोहेरेंट कहानी में पिरोना कितना मुश्किल काम होगा। आज हम यही जानेंगे कि विद्वानों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए। हम उन 4 खास तरीकों यानी पद्धतियों को समझने वाले हैं जिनसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। और हाँ, ये टॉपिक यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस्तेमाल हुए तरीकों से। इनका मकसद बहुत सीधा था, बस जानकारी को इकट्ठा करो और उसकी एक लिस्ट बना दो। ज्यादा विश्लेषण नहीं, सिर्फ कलेक्शन। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका था वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें लेखकों को उनके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अरेंज कर दिया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डिक्शनरी में शब्द होते हैं। अ वाले पहले, फिर आ वाले और इसी तरह। अब देखिए, इस तरीके की सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये समय के फैक्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। मतलब भक्तिकाल के महान कवि तुलसीदास और मान लीजिए आज के कोई लेखक तुलसीराम, दोनों को सिर्फ इसलिए एक साथ रख दिया जाएगा क्योंकि उनका नाम त से शुरू होता है। इससे तो पूरा ऐतिहासिक संदर्भ ही खत्म हो गया ना। तो जाहिर है, इस कमी को दूर करने के लिए एक अगला ज्यादा लॉजिकल कदम उठाया गया, और वो था कालानुक्रम पद्धति। इसमें लेखकों को उनके जन्म के समय या उनके जीवनकाल के हिसाब से तरतीब दिया गया। इससे कम से कम इतिहास में एक टाइमलाइन तो बनी। ये एक सुधार जरूर था, पर इतिहासकार इसे अब भी अधूरा ही मानते थे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कविवृत्त संग्रह बनकर रह गया था। मतलब कवियों की जीवनियों का एक कलेक्शन, कौन कब पैदा हुआ, कब गुजरा। पर इसमें इस बात का कोई जिक्र या विश्लेषण नहीं था कि उस दौर में वैसी कविताएं लिखी ही क्यों जा रही थीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये दोनों शुरुआती तरीके असल में इतिहास लिखने के बजाय सिर्फ डेटा कलेक्शन पर ही ज्यादा फोकस थे। एक लेखकों की डिक्शनरी बना रहा था, तो दूसरा उनकी टाइमलाइन। सच्चा ऐतिहासिक विश्लेषण अभी भी गायब था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब हम उन एडवांस्ड पद्धतियों की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि ऐसा क्यों हुआ पर ध्यान देती हैं। मतलब अब बारी थी असली विश्लेषण की। इसके बाद आई वैज्ञानिक पद्धति, और इसके साथ एक बहुत बड़ा और नया विचार सामने आया। वो ये कि इतिहासकार का काम सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह निष्पक्ष रहकर उन फैक्ट्स की व्याख्या करना और उनका विश्लेषण करना भी है। और अब हम आते हैं उस पद्धति पर जो सबसे प्रभावशाली और विकसित मानी जाती है, विधेयवादी पद्धति। इसने तो सच में साहित्य की इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसका मानना था कि कोई भी साहित्य हवा में पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपने समय, समाज और माहौल की ही उपज होता है। इसके जनक थे फ्रांसीसी विद्वान तेन। उन्होंने किसी भी साहित्यिक रचना को समझने के लिए 3 चीजों पर जोर दिया। पहला, जाति यानी उस समाज की अपनी खास परंपराएं। दूसरा, वातावरण यानी उस देश का सामाजिक और राष्ट्रीय माहौल कैसा है। और तीसरा, क्षण विशेष यानी वो खास दौर और उसकी परिस्थितियां कैसी थीं। और हिंदी साहित्य में इस शक्तिशाली और क्रांतिकारी सोच को लाने और उसे स्थापित करने का श्रेय सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन उनके मूल दर्शन को बिल्कुल साफ कर देता है, और ये सीधे सीधे विधेयवादी पद्धति से प्रेरित है। यहाँ चित्तवृत्ति का मतलब है लोगों की सामूहिक सोच, उनका माइंडसेट। उनका मानना था कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ के लोगों की सोच का ही तो एक आईना होता है। वही वो पहले सच्चे इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सिर्फ कवियों की एक लिस्ट होने से बचाया और उसे समाज, समय और परिस्थितियों के गहरे संदर्भों से जोड़कर एक नई और असली पहचान दी। तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये सारांश उन सभी के लिए बहुत काम का है जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये स्लाइड एक तरह से आपका अल्टीमेट रिवीजन टूल है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति एक डिक्शनरी जैसी है, कालानुक्रम एक टाइमलाइन है
वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषण पर जोर देती है और विधेयवादी पद्धति जो सबसे विकसित है वो साहित्य को उसके पूरे सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में रख कर देखती है। तो इन ऐतिहासिक तरीकों को समझना हमें सिर्फ अतीत को जानने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसका इतिहास भविष्य में कैसे लिखा जाएगा। क्या लगता है, क्या भविष्य में कोई 5वीं बिल्कुल नई पद्धति भी सामने आएगी? सोचने वाली बात है।